हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12th का चैप्टर बायोलॉजी का जीव विज्ञान का जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो देखिए, ये चैप्टर बहुत ही शानदार है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। देखो, पारितंत्र की बात करें हम, देखो पारितंत्र में जैविक स्तर पर पाए जाने वाली असमान और विषमता या विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। ये है आपकी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा। कि पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में जैविक स्तर पर पाए जाने वाली असमान विषमता और विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। अब देखो, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे आदि पाए जाते हैं। आपको पता ही है कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, आदि पाए जाते हैं। अब देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। यहाँ से आपका क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। अब हम आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे जैव विविधता के स्तर यानी कि लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। पहला आता है आपका जाति जैव विविधता यानी कि जातियों में बांटी गई जैव विविधता यानी कि स्पीस बायोडाइवर्सिटी। उसके साथ आता है आनुवंशिक जैव विविधता यानी कि जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी। इसके साथ आता है आपका इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी यानी कि पारिस्थितिकी जैव विविधता। आगे चलते हैं। जाति विविधता क्या होती है पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? किसी क्षेत्र में मतलब कोई इलाका, किसी क्षेत्र में जीवों की विभिन्न जातियां पाई जाती हैं जिसे उस क्षेत्र की जातीय विविधता कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो पश्चिमी घाट में उभयचर की जातियां विविधता और पूर्वी घाट से अधिक पाई जाती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, जिसमें उभयचर अधिक पश्चिमी घाट को देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी जैव विविधता यानी कि जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। देखो, इसकी क्या परिभाषा है? एक ही जाति के जीवों में जीन यानी कि डीएनए स्तर पर पाए जाने वाली विभिन्नताओं को आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। जिसमें आपका उदाहरण आता है एनसीईआरटी में राउवोलिया वुमटोरिया। ये एक औषधीय पादप है जो हिमालयी क्षेत्र में उपस्थित होता है। इसमें क्या उत्पादन होता है? इसमें क्या निकलता है? रेसरपिन नाम की औषधि निकलती है, जिसे रेसरपिन एल्कोलॉइड की क्षमता और सांद्रता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलती है। और जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी में यानी कि आनुवंशिकी जैव विविधता में आम की प्रजाति की बात करें तो 1000 से अधिक किस्में पाई जाती है। धान यानी कि चावल की 50,000 से अधिक किस्में देखने को मिलती है। आम का साइंटिस्ट नाम पूछ ले जाए आपसे तो आम का साइंटिस्ट नाम है मेजीफेरा इंडिगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ है पारिस्थितिकी जैव विविधता यानी कि इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? देखो, पृथ्वी पर विभिन्न यानी कि अलग अलग पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की पारितंत्र पाए जाता है यानी कि इकोलॉजिकल पाया जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न पारितंत्र जैसे कि रेगिस्तान है, वन है, मैंग्रोव वन है, ज्वालामुख है, अर्धभूमि है, कोरल रीफ है, झीलें हैं, तालाब है और समुद्र है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब पढ़ेंगे पृथ्वी तथा भारत में जीवों की जातियां विश्व से तुलना करें तो ये इंपोर्टेंट। देखो, भारत में भूमि का क्षेत्र है 2.4%। यह यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकता है कि भारत में भूमि का क्षेत्र 2.4% देखने को मिलता है। और भारत में जैव विविधता का क्षेत्र 8.1 आपको देखने को मिलता है। रोबिट में साइंटिस्ट की बात करें तो रोबिट में के अनुसार वैश्विक जाति विविधता 7 मिलियन यानी कि 70 लाख है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। पृथ्वी पर कुल जैव विविधता की बात करें तो 22% जातियां, जिसमें पादपों में शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, फरन, अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी, और 70% जातियां में जंतुओं जैसे केसुरुकी और अकेसुरुकी देखने को मिलती है। देखो, प्रत्येक 10 जंतु में से 7 जंतु कीट है यानी कि इंसेक्ट है। 70% जंतु में कीटों की जाति देखने को मिलती है। अकेसुरुकी जंतु में सर्वाधिक जैव विविधता मत्स्य यानी कि मछलियों का देखने को मिलता है। आगे इसका डायग्राम भी देखेंगे एनसीईआरटी का। अकेसुरुकी में सर्वाधिक विविधता कीट की होती है यानी कि इंसेक्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पृथ्वी पर। पादपों में आवर्तबीजी व कवक में सर्वाधिक जैव विविधता होती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता किसमें देखने को मिलती है? आवर्तबीजी और कवक में जैव विविधता देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैश्विक जैव विविधता की इस गणना में प्रोकैरियोटिक जीवाणु
जीव शामिल नहीं है। ये देख पा रहे हो आप एनसीईआरटी का डायग्राम स्क्रीन पर। देखो सबसे ज्यादा कौन सी जाति पाई जाती है? मत्स्य यानी कि मछली। इसके साथ केसुरु की बात कर रहा हूँ, केसुरु की में स्तनधारी पक्षी और सरीसृप और उभयचर। पादपों की बात करें तो पादप में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे कवक। अब बात करेंगे जैव विविधता पैटर्न के बारे में, यानी कि पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक तो आपका होता है अक्षांशीय प्रवणता, एक होता है जाति क्षेत्र संबंध। देखो अक्षांशीय प्रवणता क्या होता है कि पृथ्वी पर जैव विविधता का असमान वितरण होता है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलती है और सबसे कम जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्र में या शीतोष्ण क्षेत्र में देखने को मिलती है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता घटेगी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र की ओर से जैव विविधता बढ़ेगी। ये आप देख पा रहे हो डायग्राम। ध्रुवीय क्षेत्र में शीतोष्ण में जैव विविधता ऊपर जाने पर घटती है क्योंकि वहाँ ठंडक होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा अमेज़न वन को, यानी कि अमेज़न फॉरेस्ट को कहते हैं। ऐसे वन जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता उपस्थित होती है वो है अमेज़न का वन। ग्रीनलैंड का जलवायु शीतोष्ण ध्रुवीय क्षेत्र कम जैव विविधता क्षेत्र है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिलता है। अब बात करेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है? तो इसके कारण ये है, देखो जाति उद्भवन यानी कि नई जातियों की उत्पत्ति और विकास होता है। मौसम में कम परिवर्तन या मौसम बहुत कम बदलाव होता है। सौर ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता, यानी कि सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। उत्पादक, उपभोक्ता और पादप। अब बात करेंगे जाति क्षेत्र संबंध। यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है बोर्ड एग्जाम इस चैप्टर से। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जाति क्षेत्र संबंध प्रस्तुत करता कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हेबलैंड। ये इंपोर्टेंट साइंटिस्ट नेम है। आपके एनसीईआरटी का डायग्राम भी मैंने दे रखा है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर जातीय विविधता यानी कि संख्या बढ़ती है, लेकिन एक सीमा के बाद क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी जातीय विविधता स्थिर हो जाती है। जैसे कि समीकरण आपको दे रखा है, ये समीकरण आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जा सकता है। log s, log c, log z, ये आपको अच्छी तरीके से समझ के जाना है। जहाँ s का मतलब होता है जाति स्पर्धी और z का होता है ढलान और एक होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। रेख के ढाल यानी कि छोटे क्षेत्र में 2 z का मान होता है। जाति स्मृति कम यानी कि z का मान होगा आपका 0.1 से -0.2 और बड़े भौगोलिक क्षेत्र में z का मान अधिक होता है यानी कि जाति समृद्धि अधिक होती है 0.6 और -0.2 और z का मान बढ़ाने पर जाति विविधता समृद्धि बढ़ेगी। ये देखो डायग्राम। इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे जैव विविधता संरक्षण चैप्टर का टॉपिक स्थिर समुदाय यानी कि स्टेबल कम्युनिटी और रिवेट पोपर संकल्प क्या होता है और जैव विविधता की हानि और कारण क्या होता है। देखो जैव विविधता जातीय, आनुवंशिक और पानी स्तर में बांटी गई है। जैव विविधता भारत में और विश्व में कितनी है? तो पूरे एरिया की बात करें तो 2.4 और भारत में डाइवर्सिटी 8.1 है। विश्व जातीय रॉबर्ट मे के अनुसार 7 मिलियन है। ये आपको डाटा अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न। अक्षांशीय प्रवणता ध्रुव की ओर जाएंगे तो जातीय प्रवणता घटेगी यानी कि बायोडाइवर्सिटी घटेगी ध्रुव की ओर और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगी। जाति क्षेत्र संबंध वॉन हेबलैंड एरिया, ये डायग्राम आपको बता दी पिछली कक्षा में। अब पढ़ेंगे स्टेबल कम्युनिटी यानी कि स्थिर समुदाय क्या होता है। स्थिर समुदाय होता है कि उच्च उत्पादकता यानी कि हाई प्रोडक्टिविटी, प्राकृतिक मानव जनित अपवादों के विरोध प्रतिरोधी और विदेशी जातियों के आक्रमण के विरोध प्रतिरोधी। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेविड टिलमैन ने क्या कहा कि जैव विविधता एक स्थिर समुदाय के संबंध स्थिर समुदाय अधिक डाइवर्स होगा। और रिवेट पोपर संकल्पता क्या कहता है यानी कि रिवेट पोपर संकल्प क्या कहते हैं प्रस्तुत करता है पोल एहरलिथ के अनुसार क्या होता है कि वायुयान जो होता है पारितंत्र होता है। रिवेट मतलब किल्लक यानी कि किले जिसे जातीय कहते हैं और मुख्य रिवेट होता है मुख्य जातियां। वायुयान के पंखे को जोड़ने वाला, अगर देखो एक वायुयान है यानी कि हवाई जहाज है,
हवाई जहाज के पंख हम नट नट हम हटा देंगे यानी कि कील हटा देंगे तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर उसके पंख हटा देंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करना अनिवार्य है। देखो रिवेट प्रॉपर परिकल्पना क्या कहता है, देखो वायुयान जो पारितंत्र के रिवेट जाते हैं वो यात्रियों के द्वारा धीरे धीरे निकाल जाए तो प्रारंभ में वायुयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कील निकाल दिए जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में वायुयान कमजोर हो जाएगा। यदि वायुयान के मुख्य रिवेट को निकाल दे तो वायुयान तुरंत कमजोर होगा। निष्कर्ष उद्देश्य क्या है कि जैव विविधता हानि को समझना चाहिए। देखो इस तरह से, देखो ये वायुयान स्क्रीन पर देख रहे हो आप, वायुयान पारितंत्र इस टाइप से आपको ये डायग्राम मतलब आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैव विविधता हानि की बात करें यानी कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें तो आईयूसी के अनुसार यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल ठीक है एंड नेचुरल रिसोर्स क्या कहता है, आईयूसीएन 2004 के डॉक्यूमेंट के अनुसार आईयूसीएन की रेड लिस्ट में 384 जातियां पिछले 5 वर्ष से विलुप्त हो गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसकी पीपीटी में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। 338 है, 338 की बात करें तो 338 में केसुरु की जंतु जातियां, 359 केसुरु की जंतु जातियां, 87 जातियां पादप की है। पिछले 20 वर्ष में 27 जातियां विलुप्त हो गई है। हाल ही में विलुप्त जातियां कौन सी है, तो देखो विलुप्त जातियां कौन सी है, डोडो पक्षी, एनसीईआरटी का डायग्राम, सॉरी एनसीईआरटी का है ये एग्जाम्पल, डोडो पक्षी जो इसका स्थल है मॉरिशस और क्वागो रहता है आपका अफ्रीका में, और थायालिसिन जो ऑस्ट्रेलिया में, स्टेल समुद्री गाय जो रूस की है, टाइगर की 3 उपजातियां वाली कैसोपियन जावा। ये देखो डायग्राम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अच्छी तरीके से जूम कर देता हूं मैं आपको, ये विलुप्त की कगार पर है। ये देखो फुटोरो चोखो स्टिलर की गाय, ये देखो स्टिलर गाय ऐसी होती है, ये देखो स्टिलर की गाय ऐसी होती है। यह है क्वागो और यह है बाघ यानी कि टाइगर। जैव विविधता हानि के कारण पड़ेंगे, एविल क्वार्टर्स के अनुसार 4 कारण होते हैं हानि के। एक देखो किसी का आवास हम हटा देंगे यानी घर हटा देंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा, आवास क्षति और विखंडन, अति दोहन, सह विलुप्तता, विदेशी जातियों का आक्रमण, बाहर से कोई जाति आएगी तो वो आक्रमण तो करेगी जीव पर। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता हानि के कारण, मतलब क्या कारण है जैव विविधता हानि के, और जैव विविधता क्यों जरूरी है और इसके प्रकार, और जैव विविधता के समिट। जैव विविधता हानि के कारण क्या, देखो एविल क्वार्टर्स के अनुसार, हाँ आवाज क्षति, अति दोहन और सह विलुप्त आपको मैंने पढ़ा दिया है। आवाज क्षति विखंडन क्या, देखो जैव विविधता हानि का प्रमुख कारण है आवाज क्षति या खंडन, आवाज क्षति और खंडन। लगातार वनों की कटाई से उष्णकटिबंधीय वन 14% घटकर 6% हो गए हैं, इस पर प्रभाव पड़ता है। अमेज़न वनों को सोयाबीन खेती व पशुओं को चरागाह के लिए काटा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अमेज़न वन होता है उसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अब उसमें कम होगी, क्यों, सोयाबीन की खेती हो रही है, पशुओं के चारागाह के लिए काटा जा रहा है अमेज़न वन को। बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया गया है। स्तनधारियों व पक्षियों को बड़े आवासों की आवश्यकता होती है जो कम हो रहे हैं। प्रदूषण के कारण भी आवास क्षति हो रही है। और अति दोहन की बात करें यानी कि ओवर एक्सप्लोशन, जैव विविधता से प्राप्त उत्पादों का मानव उपयोग करता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का मानव उपयोग करता है, लेकिन इन संसाधनों का व्यर्थ से मानव लालच की पूर्ति के लिए उपयोग हो, अति दोहन होता है। मानव की आवश्यक लालसा से बदला जाए तो अति दोहन ही, मानव सब कुछ करता है और कुछ नहीं। अति दोहन के कारण अनेक जातियां विलुप्त हो गई है। पैसेंजर कबूतर की बात करें तो स्टील की समुद्री गाय है इसमें। सह विलुप्तता यानी कि बात करें तो ऐसे जीव जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उनमें से एक जीव की मृत्यु होने पर उस पर निर्भर दूसरे जीव को भी मृत्यु हो जाएगी, जिसे सह विलुप्तता कहते हैं। उदाहरण की बात करें, एक पादप एवं कीट के मध्य सहजीविता यानी कि कीट को भोजन, पादों में परागण। सह विलुप्तता एक जीव के विलुप्त होने पर उस पर निर्भर अन्य जीव का विलुप्त होना।
अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आ सकता है। विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशी जातियों का परपक्षी नहीं होता है। अनेक विदेशी जातियों की भी हमारी जैव विविधता के लिए खतरा दर्शाती है। उदाहरण की बात करें, प्रोथोनियम जो गाजर घास है जिससे एलर्जी होती है हमको, लेंटेना जलकुंभी बंगाल का आतंक है, और नाइल पर्च नीली नदी को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया था, जिसके कारण 200 से अधिक सिसलीड मछलियों की प्रजाति विलुप्त हो गई है। कैलेरियस गेरीपाइनस अफ्रीकन कैटफिश, इस कैटफिश के हमारे जलाशय से डाला गया, उसने हमारी मूल कैटफिश की जातियों को बहुत हानि पहुंचाई है। बहुत क्या पहुंचाई है? हानि पहुंचाई है। ये देख पा रहे हो, ये पैसेंजर कबूतर का डायग्राम जिसका अतिदोहन हो रहा है, ये फिश स्तनधारी। देखो विलुप्त स्टीलन समुद्री गाय, ये देखो, और विलुप्त यात्री कबूतर, ये सब विलुप्त के कगार पर है। अफ्रीकन कैटफिश की तस्वीर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये अफ्रीकन की कैटफिश है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये भारतीय कैटफिश, ये देखो ये गाजर घास है, लेंटेना है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें? देखो संकीर्ण उपयोगिता का तर्क है और व्यापक उपयोगिता का तर्क और नैतिक तर्क। पारितंत्र की सेवाएं और ऑक्सीजन प्रदान करना नैतिक जिम्मेदारी है। छोटी सोच एक व्यक्ति स्वयं मुनाफा है। ये यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है आपका, इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, सब स्थानीय संरक्षण यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन, और बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित करना, पारितंत्र का संरक्षण। और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? देखो इसकी परिभाषा है, संकटग्रस्त जीवों को प्राकृतिक आवासों से निकालकर कृत्रिम आवासों में संरक्षण देना। जिसमें उदाहरण है प्राणी उद्यान यानी कि जूलॉजिकल पार्क, बोटनिकल पार्क, सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि द्रव नाइट्रोजन और 196 डिग्री सेंटीग्रेड किसी चीज को कंजर्वेशन करना यानी कि मैच्योर करना, सुरक्षित करना। उत्तक संवर्धन, और इसमें आता है आपका एक्स2 में आता है आपका, सॉरी इन2 में आपका आता है एग्जाम्पलर यानी कि उदाहरण, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल रिसर्च, जैव विविधता, हॉटस्पॉट 33 हॉटस्पॉट है, पवित्र उपवन और स्थानीय प्रजाति आवास और अभ्यारण्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थानीय जातियां यानी कि एंडोमिक स्पीसीज, ऐसी दुर्लभ जातियां जो विशेष क्षेत्र आवासों में पाई जाती है। जैव विविधता तप्त स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, विश्व की 2% जैव विविधता उपस्थित है। ऐसे स्थल जहां जैव विविधता अधिक पाई जाती है। विश्व में कुल हॉटस्पॉट 34 है, सॉरी विश्व में 34 हॉटस्पॉट है, मैंने आपको 33 बताए, समझ चाहता हूँ। भारत में हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो वर्म में 100% देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय उद्यान 90 है, अभ्यारण्य 448 है, बायोस्फीयर रिजर्व 14 है और हॉटस्पॉट 3 है। अमेज़न के वन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा फॉरेस्ट वन है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, 20% ऑक्सीजन का उत्पादन और पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। अब बात करेंगे जैव अन्वेषण, आर्थिक महत्व के उत्पादक के लिए आणविक अनुवांशिकी जाति स्तर पर जैव विविधता का अध्ययन हो। लास्ट एनसीईआरटी का अंतिम पड़ाव है जैव विविधता सम्मेलन। जैव विविधता सम्मेलन, यहाँ से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बनता है बोर्ड एग्जाम के, आपके बोर्ड एग्जाम में। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट आयोजित किया जाता है। जैव विविधता संरक्षण लाभ के बारे में बताया जाता है। विश्व शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होता है और जैव विविधता हानि को कम करता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी के। ऐसा संगठन जो विश्व स्तर पर जैव विविधता संरक्षण से प्रयास उपाय कर रहा है वो है IUCN। रेड डाटा बुक क्या होती है? लाल किताब संकटग्रस्त जातीय उल्लेख करती है, रेड लिस्ट। पवित्र उपवन, ऐसे वन जो धार्मिक महत्व पूजनीय होते हैं। इसके उदाहरण है आपके मेघालय की खस्सी, जयंतीय पहाड़ी और राजस्थान की अरावली और कर्नाटक महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट
मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा और बस्तर क्षेत्र के वन। अब बात करते राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव भरतपुर में है, राजस्थान में साइबेरिया सारस के लिए प्रसिद्ध है। कांजीरंगा उद्यान आसाम में एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये देख लो भाई, एक सींग वाला गेंडा, ये देखो एक सींग वाला गेंडा, ऊपर 2 बत्तख बैठी है। थैंक यू। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसे अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। धन्यवाद।